there are some common fears that we are born with. We are born with two fears. एक fear of loud sound, fear of falling. You know, when you start expressing your dark side, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो डार्क ही रहेगी. अब अगर आप उसको एक्सप्लोर करने लगो, एक्सप्रेस करने लगो, तो बहुत सारे पेंटर्स, बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्टिस्ट्स, दे आर एक्सप्लोरिंग दैट पार्ट ऑफ देयर्स, कि वो अपने थॉट प्रोसेस में, जो कि वो सामने से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपने मुंह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्राइंग के थ्रू कर रहे हैं, अपनी पोएट्री के थ्रू कर रहे हैं, अपनी शायरी के थ्रू कर रहे हैं, अपनी डायरेक्टर वो मतलब अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू कर रहे हैं. मैं ना बुक पढ़ रहा था लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन की. वो कह रहे थे कि जब आप कोई पार्टनर भी चूज करते हो ना, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, तो उसमें आप अपने फेमिनिन ट्रेट्स को ढूंढ रहे होते हो, अपनी शैडो को ढूंढ रहे होते हो. ये कितना सच है? Past is very important. Whatever has happened in your childhood, whatever has happened in your past, it shapes you. But what you want to do in the future and your present is also equally important. According to Sigmund Freud, we are striving for pleasure and avoiding the pain. तो वो pain avoid करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी feelings को deny कर सकते हैं कि भाई मैं उस situation में जाऊंगा ही नहीं जहाँ पे मेरे को ये चीज फेस करनी पड़े. तो सबसे पहले मैं यूं चाहूंगा कि आप ना इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा ऑडियंस के लिए अपना. ओके, अच्छा ठीक है. ओके, सो मेरा नाम, ओके, आई एम शुभम भट्ट एंड आई हैव अ पेज विच इज़ साइकोशाला. आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ सर्टिफाइड लाइफ कोच. तो इट्स बिन, मतलब मैं इस फील्ड में अराउंड 8-9 साल हो गए मुझे. आई स्टार्टेड विद लाइफ कोचिंग. मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है, इनटू बिहेवियरल ट्रेनिंग, into communication training, and अब I also teach psychology to students in masters, bachelors, and I do a lot of counseling therapies. तो यही है मेरे बारे में. ज़्यादा मैं आपसे ज़्यादा बात करना चाहूँगा. तो yes, I create content on Psychoshala, which is on Instagram mostly. YouTube पे धीरे-धीरे अभी हम कोशिश करेंगे आने की. ओके, यूट्यूब पे आना चाहिए मुझे लगता है यार आपको, क्योंकि साइकोलॉजी को लेकर ना काफ़ी मिसकंसेप्शन मतलब है बिल्कुल. उसमें देखा जाए तो. मेंटल हेल्थ को लेकर भी काफ़ी है. एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा इससे पहले हम काल ह्यूम वगैरह के पे आगे बढ़े. जैसे कि मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स वगैरह का नाम हमें सुनने को मिलता है. बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है. पहले शायद नहीं थी इतनी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. ठीक है लिस्ट. और कुछ चीज़ों के मतलब शिकायतें मिलती है. मतलब एक बहुत मैं रिसर्च कर रहा था जब मुझे पता चला कि जो साइकोलॉजी के बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स वगैरह जो नाम देते हैं आप लोग, जो जैसे कि मान लो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर ले लेते हैं एग्जांपल. इसके पीछे का बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन क्या है? लाइक कोई एम्पिरिकल एविडेंस है जो ये दिखाता है कि हाँ हमारी बॉडी में इस जगह पे ऐसा कुछ होता है, इस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट होती है? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है. आजकल तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट इस चीज़ पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से ब्रेन का पार्ट किस टाइम पे अफ़ेक्ट होता है. फंक्शनल एमआरआईज़ होती हैं अब तो, कि आप जैसा फ़ील कर रहे हो तो उस टाइम पे कौन-सा पार्ट लाइट अप कर रहा है, राइट? और वो आपस में कितना इंटरकनेक्टेड है. तो पहले क्या होता था कि लोग बोलते थे कि ये एक रीजन है जो कि इमोशंस के लिए है. अगर एमिगडाला राइज़ अप हो गया तो फ़ियर का इमोशन आ रहा है, या फिर जिस भी चीज़ के लिए ना, कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए है. लेकिन जब उन्होंने फंक्शनल एमआरआईज़ करना देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक एरिया लाइट अप हो रहा है, उससे कनेक्टेड दूसरे एरियाज़ भी लाइट अप हो रहे हैं. उनमें भी चेंजेज़ आ रहे हैं. साइज़ का चेंजेज़ नोटिस करने लग गए हैं लोग. तो लॉट ऑफ थिंग इज़ कनेक्टेड टू बायोसाइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी. तो इसलिए पूरी एक फ़ील्ड है बायोसाइकोलॉजी, कि जैसे ही आपके साथ कुछ होता है तो वहाँ से न्यूरॉन्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्या-क्या पूरा एक सिस्टम बनता है. इसीलिए जब साइकियाट्रिस्ट बहुत बार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बातों के हिसाब से नहीं होता है, राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ब्रेन इंजरी हो गई, राइट? उसका प्रॉपर ऑपरेशन वग़ैरह सब कुछ हो गया, सही से हो गया. लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको 7-8 साल बाद कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई. इमोशनल लेवल पे कुछ ब्रेकडाउन हुआ, राइट? और उसको कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई. फिर जब उसकी ब्रेन एमआरआईज़ और पुरानी रिपोर्ट्स चेक करी गई, फिर दोबारा किया गया, राइट? तो वहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र आते हैं. तो एवरीथिंग हैज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट टू इट, जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड काम चल रहा है आज के टाइम पे. ओके, सो ये जो यस. डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, इनकी लिस्ट कहाँ होती है? मतलब आपकी कोई किताब होती है, मैनुअल होती है कोई? जी, एक क्या मैनुअल होता है? होती है, जो कि 2 होती हैं. एक होती है डीएसएम 5 टीआर चल रहा है आज के टाइम पे. सो सॉरी. और एक होती है आईसीडी 11. आजकल आईसीडी 11 चल रही है. तो जब हम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स में जाते हैं, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब हम बात करते हैं, तो आईसीडी का वो होता है. ओके, अब उसमें बहुत सारे, सिर्फ नॉट इवन मेंटल डिसऑर्डर्स बट आल्सो फिजिकल डिसऑर्डर्स की भी बात करी गई है उसमें.
ठीक है? तो उसका नाम होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स। ये एक प्रॉपर मैनुअल है जिसके बारे में हर एक डिसऑर्डर के बारे में लिखा गया है, उसके टाइप्स लिखे गए हैं, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट लिखा गया है कि इतने टाइम के बाद ये पेशेंट आया, इसकी एक प्रॉपर इतने टाइम तक अगर ऐसा हो रहा है तो, राइट? उसमें भी एक ऐसी कैटेगरी है कि ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टॉक्सिक कंज़म्पशन को इंक्लूड करना है। ऐसा तो नहीं है कि जो मेमोरी लॉस हो रहा है, वो अल्कोहल की वजह से हो रहा है, तो वो वहाँ से रूल हुँ, आउट हो जाएगा। तो रूल आउट फैक्टर्स भी लिखे होते हैं उसमें। और जो हमें पढ़ाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डीएसएम। या बहुत जगह मतलब जैसे साइकियाट्रिक में जाओगे आप तो आईसीडी पढ़ाई जाती है। साइकोलॉजी में जो कॉलेजेस पढ़ाते हैं वो डीएसएम पढ़ाते हैं। तो उसका जो होता है फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर डिसऑर्डर्स। तो हुँ, बेसिकली इन दोनों के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स का काम होता है एक प्रॉपर डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना और उसको जो नेम देना, राइट? तो आप जब अगर पूछोगे कि आपको कैसे पता आपको एडीएचडी है, क्या आपको किसी ने हुँ, डायग्नोस किया है? तो बोलेंगे हाँ हमें डायग्नोस। तो डायग्नोसिस का काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स करते हैं और वो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं। उनका कोर्स होता है एमफिल इन साइकोलॉजी, देन दे बिकम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसकी पूरा प्रॉपर मैनुअल्स होती हैं, उसके हिसाब से ही वो करते हैं, अपने मन से नहीं कि अच्छा मुझे लग रहा है ऐसा कि आज हुँ, हुँ, इसको ना एडीएचडी और मुझे लग रहा है इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी है, ये डाल देते हैं। नहीं, उसका सब कुछ प्रॉपर्ली डिफाइंड एंड जस्टिफाइड है। ओके। उसमें भी अपने मैं अपने चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया वही है, राइट? अब वो क्या करता है कि उसको एक क्लासिफिकेशन एक बॉक्स में बांट तो देता है, बट बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें अनआइडेंटिफाइड भी होती है ना। अब इट इज़ साइकोलॉजी। अब आपको एक डिसऑर्डर हो रहा है जो कि आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब आपको एक प्रॉब्लम हो रही है जो कि सामने वाला क्लासिफाई नहीं कर पा रहा है। वो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, उसमें भी आ रही है, राइट? तो उसके भी कुछ आप कह सकते हो कि इट इज़ अ रिवीजन दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। डीएसएम से डीएसएम 1 बनी, 2, 3, 4, 5, अब 5 का भी ट्री याद चल गया है, राइट? व्हिच हुँ, इज़ अगेन अ रिवीजन। सो पीपल आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग थिंग्स एंड गेटिंग इट ईज़ी फॉर एवरीवन। तो हुँ। यस। जब डीएसएम 3 बन रहा था तब होमोसेक्सुअलिटी को हटाने की बात चल रही थी, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल इलनेस माना जा रहा था उस वक़्त। तो आपको पता है कि कैसे होमोसेक्सुअलिटी को हटाया गया उस लिस्ट से, डीएसएम 3 से? आई एम सो सॉरी, ये इतना तो मैंने डिसाइड करके हिस्ट्री में नहीं, नहीं नहीं, पढ़ा। मैं यहाँ हाँ, पे मैं ये वैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हाँ, कहानी बता रहा हूँ। हाँ, बताइए, मैं बताइए, भी बहुत क इंटरेस्ट। उसके अंदर लोगों में जो मतलब टीम डिसाइड की गई थी कि ये डीएसएम 3 पे काम अच्छा, करेगी, उन लोगों से ठीक है, वोटिंग कराई गई ओके, और उनमें से कुछ करीब 5,000 के आस-पास वोट पड़े कि भैया ठीक है हटा अच्छा, देते हैं और 3,000 के आस-पास मैं एग्ज़ैक्ट फिगर डाल दूँगा एडिटिंग के वक़्त, 3,000 के आस-पास पड़े कि नहीं भाई रहने देते हैं। तो ठीक है, वोटिंग के ज़रिए होमोसेक्सुअलिटी को हाँ, हटाया गया डीएसएम 3 से। तो आप सोच ओह! सकते हो कि कितना कितना पॉलिटिक्स भी हो रही थी उस वक़्त और अभी ऑब्वियसली। जो डीएसएम की लिस्ट आई है, जो डीएसएम 5 अभी चल रहा है, मैं कैसे मान लूँ कि वो फ्लॉड नहीं है? उसमें भी ऐसा कुछ नहीं किया गया, कुछ और डिसऑर्डर जो है वो मनमाने ढंग से डाल दिए नहीं गए हैं। नहीं, बिल्कुल, अब इसीलिए देखिए, अब आप समझो इस बात को कि कुछ भी अब अगर हम साइकोलॉजी के या फिर अगर हम माइंड की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उसका कुछ एक फैक्ट नहीं बता सकता कोई कि अगर तुम ऐसा सोचोगे, तो ही तुम्हें ऐसा फ़ील होगा, राइट? तो हुँ, हम जब साइकोलॉजी में चीज़ें पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट थ्योरीज़, ओपिनियंस। अब उसको क्या किया गया है कि अब आप सोचो इस बात को कि हज़ार लोगों को एक ही तरीके से चीज़ें हो रही हैं, राइट? अब अगर किसी को मुझे बताना है कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसका ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बन सकता है, तो हमें उसे कुछ बताना पड़ेगा, राइट? हुँ, हमें पता चलता है ना टेस्ट करके कि हमें मलेरिया है, हमें हुँ, टाइफॉइड है, हमें जॉन्डिस है, राइट? बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बॉडी में हो सकती हैं, जो हम नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमें पेट में दर्द हो रहा हो या फिर सर में दर्द हो रहा हो। तो वो एक क्लासिफ़िकेशन के लिए बनाई गई है, इसीलिए इसमें रिविजन्स होते रहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इसमें रिविजन्स होते रहते हैं, हर बार एक नई क्यों बन रही है? क्योंकि वो कुछ ना हुँ, कुछ उसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें रिविजन की ज़रूरत पड़ रही है। एंड कोई हुँ, ना कोई एक नया इंसान आएगा, राइट? कुछ लोग आएँगे जो बोलेंगे कि ये ना प्रॉपर्ली जस्टिफाइड नहीं है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मुझ आपने इधर भी बोला है, उधर भी बोला है। तो हुँ, इसीलिए चीज़ों पे काम करते रहना पड़ता है। सो नथिंग इज़ फैक्चुअल जो आप बताओगे कि ओके,
यही है, मतलब ये है। वो भी तो किसी ने बनाया ही है ना, कल को बोल देगा कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है, डिसऑर्डर ही नहीं है। अब बहुत सारे क्लासिफिकेशंस चेंज भी हो चुके हैं, है ना? तो रिसर्च चलती रहती है, आइडेंटिफिकेशन होता रहता है, लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, तब एक चीज़ें निकल के आती हैं कि अच्छा ये हमें चीज़ें चेंज करनी है, ये चीज़ें एज़ इट इज़ रखते हैं। तो वो आपका उसको क्वेश्चन करना इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज़ अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, एज़ अ साइकियाट्रिस्ट, एज़ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। चीज़ों को क्वेश्चन करना एंड उसको एज़ इट इज़ ना मान लेना इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव, बिकॉज़ यू आल्सो विल कम आउट ना। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ बोला और पूरी दुनिया अगर उसको मान के चलती, तो आज हम सिर्फ सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। आज हमें कार्ल युंग, हमें हमें एरिक्सन, हमें जेस्टॉल्ट, इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम सिर्फ उस चीज़ को मान के बैठ जाते हैं। सो क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके बारे पे तो मैं कभी और बात करूँगा किसी और पॉडकास्ट में, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज़्म आता है और उसके ऊपर एक अलग ही पॉडकास्ट हो जाएगा, तो मैं उस हाँ टेरिटरी में जी। अभी जाऊँगा नहीं, ठीक है? जी। तो हम कार्ल युंग से शुरू करते हैं और मैं जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम कार्ल युंग के अराउंड ही रखेंगे पूरा पॉडकास्ट, हुँ। ठीक है? तो सबसे पहले बताओ कि कार्ल युंग कौन थे? और फिर उनकी थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो कार्ल युंग एक साइकियाट्रिस्ट थे, ओके, स्विट्ज़रलैंड से। एंड अ, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट, एज़ एन साइकोलॉजिस्ट, या फिर आप कह लो कि साइकोलॉजी की दुनिया में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। आई कंसिडर हिम इक्वली इन्फ्लुएंशियल एज़ सिगमंड फ्रॉइड, बिकॉज़ उन्होंने उनके साथ भी बहुत काम किया। ही हुँ, वर्क्ड फॉर अराउंड आई थिंक 9 टू 10 इयर्स विद हिम, ओके, हुँ, वेरी क्लोज़ली। बट उसके बाद उन्होंने खुद की थ्योरीज़ बनाई, राइट? उन्होंने ही इज़ अ फाउंडर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोएनालिसिस, व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोएनालिसिस वी टॉक अबाउट सिगमंड फ्रॉइड, व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिटिकल साइकोलॉजी वी टॉक अबाउट कार्ल युंग। तो उनके कुछ अलग थॉट प्रोसेस थे, उनकी अलग एक्सपीरियंसेस थे। और हुँ, उनके उनका उनका जो बचपन था दैट आल्सो वाज़ वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, बिकॉज़ अब जब मैंने उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी पढ़ी, जब मैं धीरे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्टोरीज़ वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, राइट? ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट जो जितनी मैंने पढ़ी उस हिसाब से उनकी जो रिलेशन थे उनकी मॉम के साथ, उनकी मदर के साथ, दे वर नॉट वेरी गुड, बिकॉज़ उनकी मदर को खुद एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ओके? उनको ओके, रात में कुछ सपने आते थे, उनको चीज़ें दिखाई देती थी, राइट? एंड शी आल्सो वाज़ एडमिटेड टू अ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो उनका वो रिलेशन कभी उनके साथ बन ही नहीं पाया। सो दिन भर वो ठीक रहती थी, रात में उनको अजीब-अजीब चीज़ें होती थी उनके साथ, राइट? तो वो उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए उस टाइम, बहुत छोटे थे वो। ओके। एंड फिर इसी चलते एंड देन फिर क्या हुआ कि उनको उनकी मॉम के साथ नहीं, मॉम की सिस्टर के साथ रहना पड़ा, राइट? तो वो एक रिलेशनशिप, ऑब्वियसली आप सोचो कितना छोटा-सा बच्चा है, उनकी मम्मी को कुछ दिख रहा है, राइट? उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको वो मदरली लव नहीं मिल पा रहा है, उनके फादर एक पास्टर थे, राइट? तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा सीन रहा होगा उस टाइम पे, अगर आप हुँ, उसको हुँ, समझने की कोशिश करो। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो मेडिसिन में, ही वाज़ अ साइकियाट्रिस्ट, तो ही रेड मेडिसिन्स, ठीक है? उस एंड देन ही also was influenced and was very uh, how do I say, मतलब उन्होंने he got influenced and from the theories of क्या कहते हैं, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है? ओके, बिकॉज़ ही वाज़ टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स। अब ड्रीम्स ही वाज़ हुँ, वेरी इंटरेस्टेड इन, राइट? एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, फ्री एसोसिएशन के बारे में जब बात करनी हो, तो ही मेट विद सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने साथ में बहुत काम किया, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके बहुत सारे लेक्चर्स दिए, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, राइट? बहुत सारे क्लासेस ली उन्होंने साथ में। एंड फ्रॉइड वाज़ आल्सो वेरी हैप्पी विद कार्ल युंग कि भाई मेरा आगे का डिसाइपल, ही विल टेक साइकोएनालिसिस आगे। हुँ, बट देन उन्होंने खुद के साथ भी काफ़ी टाइम बिताया एंड देन ही गॉट टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट ना? अ पर्सन इज़ नॉट ओनली कि एक एक डिज़ायर सिर्फ़ सेक्सुअली डिज़ायर नहीं होती है इंसान की। इंसान के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अलग डिज़ायर्स होती हैं, राइट? हुँ, एंड पर्सनैलिटी का के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सो ही केम अप विद हिज़ थ्योरीज़
कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सेक्सुअल ड्राइव्स, इट्स अबाउट गेनिंग। अब उन्होंने एक इंसान को या अपने अंदर को, ही स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग अ लॉट, राइट। उन्होंने अपनी मम्मी को देखा कि वो दिन में तो सही है, रात में कुछ और हुँ, निकल के आ रहा है। मैं हुँ, भी हुँ, जब कॉलेज जाता हूँ तो मैं कुछ और हूँ, राइट। जब मैं अकेले बैठता हूँ तो मैं कुछ और सोचता हूँ। ही स्टार्टेड हुँ, एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ पीपल। सो उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उन्होंने थ्योरीज देना शुरू किया, उन्होंने कुछ बातें करनी शुरू करी कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ओके। ही वॉज ऑल्सो वेरी फैसिनेटेड अबाउट अनकॉन्शियस माइंड, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था। बट उन्होंने बोला कि पर्सनल अनकॉन्शियस तो है ही, जो कि हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज, जो कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्टोर्ड है। कुछ ऐसी रिप्रेस्ड मेमोरीज है कि फॉर एग्जांपल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जो कि हम भूल जाते हैं, हमारा माइंड हुँ, उसको भुला देता है। ओके। कि वो इतनी या तो हार्श होंगी या फिर हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कि हम भूल चुके हैं, तो दैट इज पर्सनल अनकॉन्शियस। बट ही ऑल्सो विजिटेड ईस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने इंडिया भी आए थे, राइट। ही visited a lot of eastern countries and he got to know about a हुँ, lot of culture. तो he came up with collective unconscious. अब उन्होंने ओके, नोटिस किया कि बहुत सारी चीजें तो कॉमन दिख रही हैं मुझे। हुँ, मतलब अगर हम बात करें कि हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर वो इतनी दूर बैठा है, हजारों किलोमीटर पर, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट समवन हु इज अ सुप्रीम पावर। मैं भी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं जीसस क्राइस्ट की बात करूं, वो श्री राम की बात करें, राइट। कोई अल्लाह की बात कर रहा है। बट आप देखो ना, अगर प्रॉपरली देखा जाए तो हम किसी एक सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे कॉमन फियर्स भी उनको दिखे। अगर आप देखोगे अपनी ड्रीम में, बहुत बार लोग कहते हैं कि ना, मैं दौड़ रहा था, मैं गिरा, हुँ, और ऐसे झटका सा आ जाता है हम लोगों को, राइट। सो ये बहुत लोगों के साथ होता है, एंड उन्होंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स के अंदर कॉमन ड्रीम्स देखनी शुरू करी। ओके, तो हमें ना उधर से उन्हें हमें ये चीजें भी समझ में आई कि देयर आर सम कॉमन फियर्स दैट वी आर बॉर्न विद। ओके, हुँ, वी आर बॉर्न विद टू फियर्स। एक फियर ऑफ लाउड साउंड, फियर ऑफ फॉलिंग। नॉट फियर ऑफ हाइट्स बट फियर ऑफ फॉलिंग। ठीक है। आपको क्यों लगता है लाइक मतलब क्यों है? इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीजन देखिए, अब मैं भी इसको बहुत ही डिटेल में समझना चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट, पर जितना मैंने पढ़ा, ये सब हमारे एंसेस्टर्स से आ रहा है। क्योंकि अब हमारे एंसेस्टर्स कहाँ रहते थे, हमारे एंसेस्टर्स का कोई घर तो थे नहीं हमारी तरह, हुँ, राइट। वो पेड़ों की डालों पे सोते थे, राइट। आह! तो उनको, अब आप सोचो कि आप एक डाल पे सो रहे हो मोटी सी, ना आप इस तरफ भी गिरना है उस तरफ भी गिरना है, तो ऑब्वियसली वो कितना सोच समझ के, कितनी अवेयरनेस में जी रहे होंगे, राइट, कि मैं हुँ, गिर ना जाऊं। और कितने लोग गिर भी गए होंगे। अब एक बंदा गिरा होगा, पूरा गांव या पूरी एक टेरिटरी डर गई होगी कि अब मैं ना गिर जाऊं, कल कोई मेरा बच्चा ना गिर जाए। सो दैट फियर हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम अस। और लाउड साउंड, क्योंकि ओपन में रहते थे, बारिश, हुँ, शेर, कुछ गर्जा, कुछ भी हो, सो इट वाज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फॉर देम, कि फियर ऑफ डेथ भी आ गई है ना हमें। लेकिन मतलब हुँ, हमें वो फियर ऑफ डेथ इसलिए क्योंकि हमें लाउड साउंड से डर लग रहा है, हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये दो चीजों से आया। बाकी जो सारे फियर्स होते हैं वो हम एक एक्वायर करते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट गिवन बाय कार्ल जंग, बट मैं बता रहा हूँ कि हम कलेक्टिवली ये चीज फील कर पा रहे हैं। अब कलेक्टिवली हम बहुत सारी स्टोरीज में अगर देखो, जैसे मैंने बात करा, हीरो है हमारा एक, राइट। हुँ, हमारे एक जो जिसके वो चैलेंजेस के थ्रू जाता है, जीसस क्राइस्ट के अपने चैलेंजेस थे। अर्जुन, अगर हम आप महाभारत का हीरो अगर आप मानते हो, ठीक है, जो उन्होंने बहुत कुछ किया, उनका अपने चैलेंजेस थे। राम जी थे, उनके अपने अलग चैलेंजेस थे, राइट। फिर उन्होंने एक विक्ट्री हासिल करी, उस जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत। फिर वहां पे अगर वो बुराई की वो है, तो उसको किसी ने हेल्प भी किया होगा, केयर गिवर भी होगा। हुँ, तो वो सारे रोल्स जो हम देख रहे हैं एक स्टोरीज में, स्टोरी टेलिंग में, आप किसी भी मूवी को उठा के देखो, एक फॉर्मेट सा दिखेगा आपको, राइट। हुँ, वो फॉर्मेट कलेक्टिवली फॉलो हो रहा है। सो उन्होंने एक आर्केटाइप्स का एक कॉन्सेप्ट दिया, राइट। दोज आर द पैटर्न्स और साइंस दैट वी कलेक्टिवली आर एबल टू रिकॉग्नाइज। यूनिवर्सल होते हैं वहाँ। यूनिवर्सल होते हैं, मतलब आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ, मतलब हो सकता है नाम अलग हो, अच्छा, कैरेक्टर्स के नाम अलग हो, पर कलेक्टिवली आप वो चीज आप देखोगे, अच्छा ये तो मैंने भी देखा था, ये चीज तो मैंने हुँ, भी वो किया था, राइट। अब उन्होंने कुछ रूट रूट के आर्केटाइप्स के भी पार्ट दिया उन्होंने, कि हमारे जो कि हमारे अंदर भी है, जो कि उन्होंने 3 पार्ट की बात करी। एक बात करी सबसे पहले उन्होंने शैडो की बात करी, ओके, व्हिच हुँ, इज, नहीं, सबसे पहले उन्होंने बात करी उसकी, जो हम मास्क लगा के चलते पर्सोना? हैं, पर्सोना। हाँ, एग्जैक्टली, हुँ, पर्सोना, है ना। अब आप, हमारा एक पर्सोना है, करेक्ट, जो हम लेके चल रहे हैं अपने साथ,
आप अगर देखोगे, अब उसको आप वो मत सोचो कि आपकी एक फेक आइडेंटिटी है। इट इज लाइक द ओके। वे यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट कैन बी वेरी ठीक है। डिफरेंट। आप मेरे सामने एक बैठे हो, यू आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठोगे तो आप ऐसे नहीं रहोगे, आप थोड़ा सा बदल जाओगे। बट अगर आप अपने मम्मी पापा के सामने चले जाओगे तो क्या आप वो ऐसे रहोगे जैसे आप बेस्ट फ्रेंड के साथ हो? नहीं, वो लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, राइट? वो एटीट्यूड नहीं दिखाओगे, राइट? फिर अपने टीचर के सामने चले गए तो कुछ, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने चले गए तो कुछ और। सो इट्स द पर्सोना दैट यू आर कैरिंग इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। वो पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी फेक आइडेंटिटी जो आप बना रहे हो, ऐसा नहीं है। इट इज द रोल दैट यू आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट ही मेंट, राइट? विच कुड बी very similar to who you are, which could also be a little different from what you are showing, right? ओके। अब जब मैं स्टूडेंट्स के सामने होता हूँ तो मैं गाली वाली नहीं दे सकता, राइट? और जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ होता हूँ और मैं उनको ज्ञान देना शुरू करूँ तो आपको भी पता है वो कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ, राइट? और वही ज्ञान मैं अगर मम्मी पापा को देना शुरू कर दूँ तो वो तो ऐसा है, अपने पापा को मत सिखाओ, हो जाएगा, करेक्ट? तो बिल्कुल। आप समझ रहे हो? तो वो ही गेव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सोना। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एनिमा एनिमस, अगर आपने सुना ही है, राइट? नाउ विच इज व्हाट, आपने हमारे अंदर का एक मेल बॉडी के अंदर या फिर एक पर्सन के अंदर जो फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं और जो फीमेल के अंदर मेल क्वालिटीज होती हैं, राइट? उसको उन्होंने समझाया उस चीज के बारे में। जब एक मेल अपनी वल्नरेबिलिटी सामने रखता है, अपनी केयर गिविंग केयर, अपने लव को प्रॉपरली एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशंस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें, नर्चरिंग का जो क्वालिटीज होती है, ये सब जब बात करने लगता है तब इट इज दिस। एंड द सेम थिंग जब एक फीमेल अपने उस रोल में आती है जहाँ पे शी स्टार्ट्स टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स, राइट? अब फॉर एग्जांपल जॉब पे जाना, राइट? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ये सारी जो चीजें हैं ना, अब एमएमए फाइटिंग, ओके? सो इनिशियली दैट वाज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एकदम लड़का बन गए हैं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ कार्ल यूंग, टॉकिंग अबाउट एनिमस एंड एनिमा, ओके? हाँ, so this is what he gave, and then comes the beautiful shadow. Okay, now shadow is the hidden part of us, जो कि हम पूरी दुनिया को नहीं दिखा रहे होते हैं। हमने कहीं ना कहीं उसको छुपा रखा है, दबा रखा है, वो कहीं दबी हुई है या इग्नोर्ड है, वो क्यों? ऐसा एक पार्ट है। मतलब इट कुड बी बिकॉज ऑफ हमारी कुछ मेमोरीज हो सकती हैं ऐसी, है ना, कि हम रेज भरा हुआ है। मतलब मैं समझ लो आप फॉर एग्जाम्पल कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है किसी चीज को लेके, मेरे पास्ट मेमोरीज को लेके, राइट? बट मेरा एक प्रोफेशन है टीचिंग का, ओके। राइट? तो आप बताओ, अब मैं और मैं टीचिंग भी क्या कर रहा हूँ, लाइफ स्किल्स की टीचिंग दे रहा हूँ ना। मैं यहाँ पे लोग बच्चों को मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, राइट? लेकिन मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं वो चीजें भरी हुई हैं, या फिर जेलसी भरी हुई है दूसरों को लेके, लेकिन मैं वो चीज नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो वो कहाँ निकलेगी, राइट? बट अब इट इज नॉट ऑलवेज द बैड साइड, बाय द वे, इट इज ऑल्सो द क्रिएटिव साइड ऑफ अस। इसको डार्क अब साइड क्यों आप, कहते हैं फिर? डार्क साइड इज डार्क, मतलब क्या, जो दिखता नहीं है वो डार्क होता है ना, मतलब आप देख नहीं सकते उस चीज को, दैट इज कॉल्ड द डार्क साइड, राइट? सो दैट इज व्हाई दोज थिंग्स व्हिच यू हैव काइंड ऑफ हिडन और व्हिच यू हैव नॉट इवन एक्सप्लोर्ड इन योरसेल्फ। हर बार ये वो चीजें नहीं होती जो आप दबा रहे हो, कई बार आपको पता ही नहीं होता। अब आपको फॉर एग्जांपल, मैंने एक, आपने कोई मूवी देखी होगी, मैं भूल गया उस चीज का नाम, जिसमें वो ना बड़ा ही शांत सा इंसान होता है, ठीक है? उसके साथ बचपन में कुछ हुआ होता है, एंड वो एक बहुत ही शांत सा इंसान होता है, बहुत ही अच्छी चीजें कर रहा होता है, अच्छी खासी जॉब चल रही होती है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, और बहुत डरा डरा सा रहता है, ठीक है? सभी भी कोई आएगा सॉरी बोल देगा, सॉरी बोल देगा, और वॉट एवर, ठीक है? फिर एक टाइम उसको, जिससे वो प्यार करता है, उसको उसके साथ कोई बदतमीजी करता है, एंड उसके अंदर से कुछ होता है, एंड दैट पर्सन स्टार्ट्स हिटिंग द विलेन, या फिर वो जो बंदा परेशान कर रहा होता है, वो इतना मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है कि बंदा मर जाता है, राइट? हॉस्पिटलाइज हो जाता है, एंड एवरीवन इज लुकिंग लाइक कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब, और वो खुद सोच रहा है कि ये गुस्सा मेरे अंदर से आ कहाँ रहा है, राइट? आई हैव नेवर बीन दिस पर्सन। सो दैट इज द हिडन पार्ट इन अस, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क।
अभी आपने बोला कि वो बंदा जब गुस्सा करता है सब वो शॉक रह जाते हैं। हम्म। तो वो जो शैडो थी उसकी एक्सप्रेस कैसे हुई? लाइक क्या ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जब शैडो एक्सप्रेस हो जाती है? इट कुड बी एनी ट्रिगर जो कि आपने अब कभी आइडेंटिफाई ना करो। एक तो लाइफ डेथ सिचुएशन भी हो सकती है ना, आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट की बात चल रही है इस टाइम पे, आपकी सर्वाइवल मोड पे वो चीज आ सकती है, आपकी हम्म। डार्क थिंग आपके अकेलेपन में आ सकती है, आप पोएट्री कर रहे हो, शायरी लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर थिंग विच यू आर नॉट, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर डार्क साइड। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो डार्क ही रहेगी। अब अगर आप उसको हम्म। एक्सप्लोर करने लगो, एक्सप्रेस करने लगो, तो बहुत सारे पेंटर्स, बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्टिस्ट्स, राइट, दे आर एक्सप्लोरिंग दैट पार्ट ऑफ देयर्स, कि वो अपने थॉट प्रोसेस में, जो कि वो सामने से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपने मुंह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ड्राइंग के थ्रू कर रहे हैं, अपनी पोएट्री के थ्रू कर रहे हैं, अपनी शायरी के थ्रू कर रहे हैं, अपनी डायरेक्टर वो मतलब अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू कर रहे हैं। ओके। तो वो भी एक चीज है। अब आप सोचो, मतलब इट इज, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, नॉट नेसेसरी कि ये सही है नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल तमाशा मूवी की जब हम बात करते हैं ना, तो हाँ। उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया सारी चीजों को। किया किसने? इट इज नॉट रणबीर कपूर हु डिड इट ना, वो स्टोरी हम्म। बनाई किसने? उसके पीछे जो डायरेक्टर है उन्होंने बनाई। और उन्होंने इम्तियाज अली। वैसी बहुत सारी, इम्तियाज अली ने बहुत सारी मूवीज बनाई हुई हैं। और जब आप उनकी उनकी बातों को सुनोगे तो नाउ ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग दैट थिंग्स, एंड ही हम्म। इज काइंड ऑफ शोइंग दैट पार्ट पब्लिकली, कि यार एक हम्म। कंफ्यूज बंदा है जो कि कुछ और। अब आप देखो ना, वो कैसे परसोना साफ साफ दिख रहा है वहां पे, हाँ। वो उसमें साफ साफ परसोना दिख रहा है, राइट। लेकिन हम्म। जब वो उस उसमें अब आपने वो सीन देखा होगा जब लास्ट में उसका मैनेजर उसको बोलता है तू मेरी जगह भी आ सकता है, अगले 10 साल में तू मेरी जगह, और वो हाय वो ऐसे कैसे एक्ट करने लगता है, हाँ दैट्स द हाँ डार्क साइड हाँ। कमिंग आउट ऑफ दैट। एंड देन द लास्ट थिंग, जब वो बन जाता है एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट, यू नो, ही स्टार्ट्स डूइंग दैट पोएट्री, अपनी स्टोरी टेलिंग करने लगता है, राइट। सो हम्म। ही हैज इंटीग्रेटेड दैट। अब वो सेल्फ की बात करते हैं। इन सब चीजों का जो मिक्सचर है that we talk about is self. We are the mix ओके। of not our shadow, not just our shadow, not just our persona, not just our animus or other roles that we are playing. हम तो सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है ना। तो when we हम्म। start integrating those things that become our self, and इस अच्छा। सेल्फ को अचीव करने का प्रोसेस होता है उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुएशन, एंड ओके। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू कार्ल युंग। वाह। सो जब हम इस चीज को अचीव कर लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग इट इज हम्म। इंडिविजुएशन। हर एक पार्ट को हमने आइडेंटिफाई करके हमने वो चीज एक्सेप्ट कर ली है कि भाई मेरा ये भी एक साइड है, मेरा एक वो भी साइड है, मेरे अंदर ये वल्नरेबिलिटीज भी हैं, है ना। और मैं हीरो अंदर से मैं हीरो फील भी करता हूँ, पर मैं वल्नरेबल भी फील करता हूँ। जब मैं हार जाता हूँ, मुझे हम्म। कोई चाहिए भी जो मेरी केयर कर सके। मुझे, मैं वैसा भी हूँ जो मैं दूसरों की केयर करना चाहता हूँ। When we start expressing everything and accepting everything, and we reach the stage where we integrate everything and become our true self, that process in itself is individuation, and that's the human drive according to Carl Jung. इसके ओके। पीछे हमें चलना चाहिए। So that is what he talks about. तो एक इंसान कैसे कर सकता है ये शैडो वगैरह को इंटीग्रेट अपने पर्सनल जो भी आपने बोला सेल्फ के साथ? देखिए, पहले तो कॉन्सेप्ट एक ना, अगर आपने देखा होगा, सेल्फ अवेयरनेस एक चीज होती है, ठीक है। पहले तो हम्म। आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या चीजों को पे कैसा फील करते हो। सो आप फॉर एग्जाम्पल जब आप पॉडकास्ट करते हो तो आप कुछ फील करते होगे, राइट, दैट इज वन हम्म। साइड ऑफ यू। तो अगर आप हम्म। अकेले बैठोगे तो आप सोचो अगर, कि जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ मेरी एक डिफरेंट फीलिंग होती है, हम्म। और जब मैं पॉडकास्ट एडिट कर रहा होता हूँ तो मेरी फीलिंग बदल जाती है। आई एम प्रिटी श्योर सेम फीलिंग तो नहीं होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपलोड कर रहे होते हो तब एक अलग हम्म। होता होगा। और जब लोग कमेंट करना स्टार्ट करते हैं, 100-150 कमेंट आ गए हैं इस चीज पे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, अच्छा देख के कुछ और फील होता होगा, बुरा देख के कुछ और जवाब देने का मन करता होगा, या छोड़ो इग्नोर मार दो, राइट। हम्म। एंड जब आपके जीरो सब्सक्राइबर से आज 10,000 के ऊपर पहुंच गए, राइट, तो अब आपकी हम्म। जीरो वाली जो आइडियोलॉजी होगी वो चेंज हो गई होगी, से अभी जो टेन हम्म। थाउजेंड अब आप शायद कुछ बड़ा एम कर रहे हो, और बड़ा एम कर रहे हो, राइट। सो हर एक मोमेंट पे कैसा आप फील करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड बिकम अवेयर ऑफ इट। तो इसलिए हम्म। अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, जो कि पीपल इग्नोर, अ लॉट ऑफ देम इग्नोर दिस, कि अपने साथ क्या बिजी रहते हैं लोग। कब एक एक मानना जो है, कोई भी प्रॉब्लम आई बिजी हो जाओ,
ठीक है? मैं इतना बिज़ी होऊँगा, आजकल बहुत फ़ेमस चल रहा है वो शाहरुख खान का एक रील देखी थी मैंने, जिन्होंने उसमें बोला कि मैं अपने आप को इतना बिज़ी रखूँगा कि मैं भूल जाऊँगा, मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब बट आप सोचो अगर आप किसी किसी भी कारण से बिज़ी नहीं रह पाए, एट द एंड आप अपने साथ ही बैठे हो और आप हुँ, अपने साथ ही बैठना पसंद नहीं कर रहे हो और आपके पास कुछ नहीं है फॉर मतलब भगवान ना करे ऐसा हो पर कोई इंजरी हो गई और आपका बिज़ी शेड्यूल हो गया खाली। हुँ, अब आपको बैठना खुद के साथ ही है, राइट? एंड एट दैट टाइम आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। अब आप सोच रहे हो मेरे अंदर कितना कुछ चल रहा है, मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव आवरसेल्व्स टाइम टू हुँ, टॉक टू अस टू अंडरस्टैंड और हर दिन अगर आप करोगे कि आज मैंने ये सारी चीज़ें करी, मैंने ये फीलिंग करी, इसलिए जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आप लिखते नहीं हो, तो आप वर्बल जर्नलिंग भी कर सकते हो। आजकल तो ये ओके, इतना सब कुछ है ना, रिकॉर्ड बटन ऑन करो और जो दिमाग में आ रहा है आप बोलते चले जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखने में बहुत आलसी इंसान हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ ज़्यादा। तो मैं ऐसे हुँ, वर्बल अपने आप से बात करता हूँ, वो ऑटोमैटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी जर्नलिंग हो गई, राइट? ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मैंने ऐसा कुछ फ़ील किया। अब आप एक फ़ीलिंग तो नहीं फ़ील करोगे पूरे दिन में, सारी अलग-अलग फ़ीलिंग्स फ़ील करोगे। तो हुँ, उसमें से आइडेंटिफ़ाई करो कि कब-कब मुझे बॉदर हुआ। आप समझ रहे हो मतलब किस फ़ीलिंग ने मुझे बॉदर किया कि यार ये ना इस इंसान ने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी तो मुझे बहुत बुरा लगा। हुँ, पापा ने मुझे डाँटा, मेरे को थोड़ा वो अजीब-सा लगा। आज यार मैंने 10 पुशअप्स सोचे थे और मैंने सबके सामने ऐसे करने शुरू करे, मैं 9 पे गिर गया। मैं नहीं कर पाया 10। आई फील वेरी यू नो आई डोंट फील गुड अबाउट माय सेल्फ। आई फील लाइक अ फेलियर। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना जो ट्रिगर्स हैं आपके और आप अपने हुँ, आप से सवाल पूछो कि ऐसा मुझे क्यों फील हुआ? और मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं इस फीलिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर सकूँ? अगर मुझे पता है कि मैं आलसी हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरी सक्सेस नहीं हो रही है, तो आप अपने आप से पूछो ना कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग दैट आई कैन डू टू बिकम वन स्टेप क्लोज़र टू व्हाट आई वांट टू बी? तो ये सवाल अपने आप से पूछते रहना आर वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हुँ, लगे कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई हुँ, रियली कैन नॉट डू इट माई सेल्फ, सो टेक प्रोफेशनल हेल्प। फिर आप काउंसलर्स के पास जाओ, राइट? आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, आप कोचेस के पास जाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अंडररेटेड थिंग टू आस्क फॉर हेल्प, हुँ, ठीक है? जो कि लोग नहीं करना चाहते हैं। बट किसी रीज़न से इस चीज़ की पढ़ाई चल रही है। किसी रीज़न से लोग इतना इतना टाइम दे रहे हैं, है ना? तो फ्रेंडली एडवाइस मिल सकती है लोगों से, अपने दोस्तों से। बट अगर आपको लगता है वो सब चीज़ें काम नहीं आ रही हैं एंड मैं भी खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आस्क फॉर हेल्प। सो ये सारी चीज़ें तब आप और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। इट्स अ हुँ, प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, अकॉर्डिंग टू एवरीवन। आज मुझे लगा कि मैं अचीव कर चुका हूँ, मैं अपने सारे पार्ट्स एक्सेप्ट कर चुका हूँ। दिस इज़ हू आई एम। कल मैं सड़क में निकला और मेरे को किसी ने थप्पड़ मार दिया। अब हुँ, क्या? अब तो मुझे वो भी एक्सेप्ट करना है ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया। एक नई चीज़ आ गई, पलट के मैंने भी उसको थप्पड़ मार दिया। हुँ, फिर एक नई चीज़ आ गई। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट कीप्स ऑन हैपनिंग, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। कब क्या नया आ जाए यू नेवर नो। बट दीज़ आर हुँ, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स। खुद से बात करना, खुद से सवाल पूछना, हेल्प माँगना आर वन ऑफ द सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू एंड कीप हुँ, एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। अलग-अलग सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल करो, हुँ, ट्रैवल करना एक बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। नई-नई हॉबीज़ ट्राई करो। ये सारी चीज़ों से पता चलता है ना, अब आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, आप इसके एकदम बेतहा बादशाह बन गए। आपको लगा कि आज मैंने अचीव कर लिया, कल को आपने कहा मुझे गिटार सीखना है। हुँ, गिटार में आपको पता चला, ओह! ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो आप सोच रहे हो, आप वहाँ पे हुँ, उतने ही बच्चे हो जहाँ पे जितना आप कहीं हुँ, और पे हो। तो एक जगह आप फुल हो, एक जगह ज़ीरो हो। तो ज़ीरो से फिर से आप एक्सप्लोर करोगे, तो कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। ये सारी चीज़ें। या थोड़ा-सा एनिमा और एनिमस को और एक्सप्लोर करना है मुझे। हुँ। मैं ना बुक पढ़ रहा था लॉज़ ऑफ ह्यूमन नेचर रॉबर्ट ग्रीन की, हुँ, हुँ, आपने हुँ, अगर हुँ। जानते हो उनको तो। तो उसमें ना वो कार्ल यूंग को ही लेके आते हैं और वो बताते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मैन हूँ और मेरे अंदर जो फेमिनिन ट्रेट्स थे बिकॉज़ ऑफ हुँ, सोसाइटी मैंने उसको दबा दिया, ठीक है? हुँ, और वो मेरे शैडो का हिस्सा ही बन गया एक तरीके से। हुँ, अब वो एक्सप्रेस नहीं हुँ, हो पाता बिकॉज़ सोसाइटी में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रो नहीं सकता, एक मर्द के हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल। तो
वो कह रहे थे कि जब आप कोई पार्टनर भी चूज़ करते हो ना, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, तो उसमें आप अपने फेमिनिन ट्रेट्स को ही ढूँढ रहे होते हो, अपनी शैडो को ही ढूँढ रहे होते हो। ये कितना सच है? थ्योरेटिकली तो काफ़ी सच है वैसे। अगर आप हुँ, अपनी आप अब कोई भी आप चीज़ पढ़ो अपनी लाइफ़ से रिलेट करके देखो। अब आप हुँ, मुझे बताओ, ठीक है, सोच के कि अगर आप एक पार्टनर अगर आप किसी के साथ हो या आप किसी के साथ हुँ, होना चाहते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट्स आर यू लुकिंग फॉर? हुँ, ओके, 1 सेकंड हाँ, क्योंकि मैं सोचा नहीं ना, इतना बिज़ी रहता हूँ। इंटेलिजेंट होनी चाहिए, ठीक है? वो हाँ सबसे जी। इम्पोर्टेंट है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लाइक मुझे ना वो लड़कियाँ ज़्यादा पसंद आती है जिनकी फ़ोटोज़ में वो स्माइल कर रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? मतलब ठीक है। एक स्माइल मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये रेडी है, मतलब कि हाँ यार, इससे मैं बात कर सकता हूँ। ये मतलब मैं मुझे कोई झिझक नहीं होती है। लाइक मैं एक ऐसा बंदा हूँ, अभी ज पॉडकास्ट तो कर पा रहा हूँ, पर रियल वर्ल्ड के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, इस इंसान के पास जाऊँगा, जज करेगा मेरे को, ठीक है? आई फ़ील कि मेरे अंदर है कोई इश्यूज़ वगैरह, लाइक सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ होते हैं, तो इसी कारण मैं जल्दी मिलता नहीं हूँ। लेकिन एक लड़की स्माइल कर रही होती है ना, आई फ़ील लाइक कि मैं अप्रोच कर सकता हूँ, उसको हाय हेलो कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें कुछ देखता हूँ मैं, लाइक 2-3 चीज़ें ही। तो और आप उनसे बात करोगे मतलब उनसे आप बात क्यों करना चाहते हो? बात करनी क्यों चाहते हैं, लाइक सिंपल सी बात है, एक लड़का लड़की बायोलॉजी और क्या अट्रैक्शन हुआ तो मैं बायोलॉजीज़ जा हाँ। हाँ, वो तो ठीक है, नहीं, पर मैं जैसे बात आप कर जो एक आपने बोला ना जैसे कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, पर एक लड़की स्माइल करती है तो मैं जाके उस लड़की से बात कर सकूँ, एटीट्यूड ना हो। हुँ। तो आप ये चीज़ क्यों ढूँढ रहे हो? व्हाट इज़ द यार रीज़न मैं बिहाइंड दिस? पॉडकास्ट में बहुत कुछ बताना पड़ेगा लगता है अपने बारे में, क्योंकि मैं बहुत एनालाइज़ मैं कर चुका हूँ ये सब चीज़ें, खुद हाँ। के ऊपर ये जो रोशनी डालना होता है ना, एक्चुअली में क्या है कि आई फ़ील कि मुझे प्यार नहीं मिला कभी मम्मी-पापा से, जैसा मुझे मिलना चाहिए था। मैं बहुत पिटता था पापा से, मम्मी से, और एक पॉडकास्ट में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पापा मुझ पे बहुत ज़्यादा वो जमाते थे रोब कि भाई ये कर, वो कर, ये कर, ये मत कर, वो मत कर। पढ़ने में मैं बहुत अच्छा था, पर तब भी पिटता रहता था। तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि यार मतलब क्या मैं डिज़र्व करता हूँ ये सब प्यार-व्यार, ये सब चीज़ें, ठीक है? और तो जहाँ भी मुझे थोड़ा-सा बहुत प्यार मिल जाता है ना, लाइक थोड़ा प्यार, मतलब मैं स्माइल को उससे इक्वेट करके देख रहा हूँ कि स्माइल का मतलब है ओपननेस। ओपननेस का मतलब है आजा, रेडी हूँ मैं बात करने के लिए तेरे से, तेरे को जज नहीं करूँगी या तेरे पे रौब नहीं जमाऊँगी। तो जब भी मुझे कोई स्माइलिंग इंसान मिलता है ना, लड़की पे भी शायद नहीं होता, अट्रैक्शन वाली बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान से बात की जा सकती है। तो जब भी आपने देखा होगा मेरे पॉडकास्ट पे आते हैं ना, जब भी कोई आते हैं गेस्ट यहाँ पे, जैसे ही वो एंटर करते हैं, मैं सबसे पहले स्माइल करता हूँ और मैं देखता हूँ स्माइल बैक करते हैं क्या? ये जानने के लिए कि ये इंसान मतलब ठीक है यार, मतलब वाइब मैच हो जाएगी क्या? मज़ा आएगा क्या बात करके? और मैं ज़बरदस्ती कोशिश करता हूँ शुरुआत में कोई जोक मारने की, देखता हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर मैच कर रहा है क्या? इंटेलिजेंट तो होगा क्योंकि मैंने बुलाया है तो वो इंटेलिजेंट ऑलरेडी है। तो ये सारे क्वालिटीज़ मैं ना लोगों में दिख ही रहा होता हूँ। ठीक है? सेंस ऑफ ह्यूमर का भी सीधी-सी बात है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ जोक मारूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा अपने बारे में कि हाँ यार, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मुझे पसंद करो, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है ऐसा कुछ बताने के लिए। लाइक हाँ, ठीक है, पढ़ाई-वढ़ाई करी है, थोड़े इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना मैं देख रहा था कि जो मुझे वहाँ से नहीं मिला मेरे चाइल्डहुड में, वो मैं यहाँ पे सीक करता हूँ पार्टनर्स के अंदर। गॉट इट, ओके। तो अब आप बताओ, आपके हिसाब से वो थ्योरी जो उन्होंने बोला, वो सच है? हाँ, हाँ, कुछ हद तक। है ना? तो हुँ, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ हमारे अंदर मिसिंग है और जो हम क्रेव करते हैं, राइट? हम हमारे हमें नहीं मिली वो चीज़, तो कहीं न कहीं दब गई है। वो प्यार, वो केयर जो आपको चाहिए था, वो कहीं न कहीं दब गया है। बट हम चाहते तो हैं ही ना, देयर इज़ अ इंटरनल क्रेविंग कि हमें कुछ ऐसा मिले, हमारी भी कोई केयर करे, हमें भी कोई सुने, समझने की कोशिश करे। तो हम वो चीज़ सामने वाले में ढूँढते हैं जिसके साथ हम कर सकें। हम कितने टाइम अकेले बात करेंगे, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। ये हमारा हुँ, फेमिनिन व एस्पेक्ट और हमारा वो है ना कि जहाँ पे हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़, हम अपनी केयर, अपना हमारा प्यार, हमारे टुवर्ड्स हमारी केयर, हम ये सारी चीज़ें हम कि हमें किसी से मिल सके जो हमें नहीं मिली, जो कि हुँ, सप्रेस हो गई, राइट? जो कि कहीं न कहीं हमारे शैडो की तरफ हुँ, चली गई, पर हम कहीं न कहीं उसको क्रेव कर रहे हैं। सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ राइट, राइट? हुँ, अम, पर बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट व्हिच ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ एब्सोल्यूटली मतलब हम एक-दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। बट कई-कई बार ऐसा भी होता है कि लोग रोबोटिक उसमें चले जाते हैं कि मतलब अब ठीक है, वो इतना काम कर रहे हैं कि वो काम से ही प्यार हो गया है ना? अब हुँ, पीपल आर आल्सो बिकमिंग अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सोसाइटी की तरफ
बढ़ जाते हैं, पेट्स हुँ, की तरफ चले जाते हैं ना कि हमें वो प्यार हमें उनसे मिलेगा, हम उनको करेंगे। हमें कोई पार्टनर मिले ना मिले, हम सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर देंगे कि और फिर उनकी उनकी पूरी लाइफ़ उस तरफ को चली जाती है। मतलब आप समझ रहे हो? इट इज़ अबाउट हुँ, चैनलाइज़िंग द एनर्जी। अब उन्होंने उस तरफ को चैनलाइज़ कर दी, तो वो उधर चले गए एंड नाउ दे आर अनमैरिड फॉर देयर एंटायर लाइफ बट दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ दे आर हाँ, गेटिंग द लव फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द एनिमल्स। तो वो इट्स अ फीलिंग ऑफ हुँ, फीलिंग दैट वी आर मिसिंग, नॉट द एग्ज़ैक्ट पर्सन हाँ, कि कहाँ से आ रही है। हाँ, हमें पूरा होना है बस, वो कैसे होते हैं वो हमें फ़र्क नहीं हाँ, पड़ता। वो हमें हमें पूरा होने को हम वही वो सेल्फ को हम चेज़ कर रहे हैं। राइट, हुँ, अब वो पार्टनर मिल जाए तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। पार्टनर में नहीं मिले तो हम उसको चैनलाइज करके कहीं और भी लगा सकते हैं। सो इट्स अबाउट दैट एज वेल। हुँ, सो अगर हम होलिस्टिकली चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए या कोई भी थ्योरी कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछो कि ये मेरे साथ कितना सच है। मेरे साथ हुँ, सच है, अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त की लाइफ में भी एक बार झांक के देखता हूँ, उसकी लाइफ में सच है, अच्छा उसकी में भी सच है। तब अपन सोच सकते हैं 10 लोगों के बारे में और सोचने का। अगर लग रहा है नहीं नहीं ये तो मेरे से ही नहीं मैच कर रहे हैं, तो एक तो आप ही पहले हो गए जिसने उसको मना कर दिया। हुँ, राइट, सो या वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आस्क एंड रिलेट इट विद एवरीथिंग। ये मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ। अब कोई भी साइकोलॉजिकल थ्योरी पढ़ो, सबसे पहले उसे समझो कि वो आप कितना रिलेट कर पा रहे हो। फिर उससे सवाल पूछना शुरू करो, इसमें मिसिंग क्या दिख रहा है हमको, इसमें कुछ मिसिंग दिख हुँ, रहा है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें सिर्फ बायोलॉजी की बात हुई है, बहुत सारी थ्योरीज है जिसमें बायोलॉजी में भी एक ही एस्पेक्ट में बात हुई है। तो हुँ, सारी थ्योरीज को पढ़ो, फिर अपना एक ओपिनियन बनाओ, अपनी एक हुँ, थ्योरी बनाने की कोशिश करो, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग। सो यस, या सो दैट बिल्कुल इज सही कहा आपने। हम्म। हम कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक थ्योरी में डिफाइन कर देगी हमारी साइकोलॉजी को, वो भी सही नहीं है। एग्जैक्टली, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग इज अब इमोशंस की बात करते हैं, इमोशन में ना अमन की बहुत सारी थ्योरीज दे दी हैं लोगों ने। बहुत सारे हुँ, फेमस साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी इमोशंस की। उसमें किसी ने बोला कि हम हम पहले हमारी बॉडी में कुछ फील होता है, तब हम उसको लेबल करते हैं और वो एक इमोशन होता है। ये भी एक ओके। थ्योरी है कि फॉर एग्जाम्पल हुँ, आप पब्लिक स्पीकिंग करने गए या आपने सांप हुँ, देखा, आपकी हुँ, बॉडी कांपने लग गई, पसीना आने लग गया। फिर आपकी दिमाग ने समझा वो ये पसीना और ये जो मेरी बॉडी शिवर कर रही है, इसको मैं डर का नाम दूंगा, दिस इज फियर। ये भी एक थ्योरी है। अब आप कितना रिलेट करोगे। अब आप सोचो कि आप अपनी उसी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, पहली बार मिले, पहली बार इतने एक्साइटेड हो, तब भी आप हुँ, कांप रहे हो और आपको पसीना निकल रहा है, पर आपकी बॉडी क्या हुँ, बोलेगी, राइट, ये तो डर सा नहीं लग रहा है, ये तो मुझे एक्साइटमेंट सी लग रही है। राइट, हुँ, तो मतलब डिफरेंट हाँ, थ्योरीज, जेम्स लांजे थ्योरी है ये, बट डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ऐसे ही हमारे भी पर्सपेक्टिव्स, हमें पर्सपेक्टिव सारी थ्योरीज को पढ़ के अपने आप से रिलेट करके ही बनाना है। वो भी जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से सच होगा, बट हमारी हुँ, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यस। या तो कार्ल यूंग जो थे, वो हम्म। सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम कर रहे थे 9-10 साल आपने बताया जैसे। तो सिगमंड फ्रॉइड का कहना था जैसे कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं, ठीक है? साइकिक डिटरमिनिज़्म जिसको नाम दिया था उन्होंने। तो कार्ल यूंग कितना बिलीव करते थे कि कितना पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमारे जो एडल्ट बिहेवियर है उसको शेप करते हैं? बिल्कुल बिलीव करते थे, बहुत बिलीव करते थे, पर उनकी जो बिलीफ थी वो उससे आगे भी गई। उन्होंने कहा कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर हैज हैपेंड इन योर चाइल्डहुड, वट एवर हैज हैपेंड इन योर पास्ट, इट शेप्स यू, बट हुँ, what you want to do in the future and your present will also is also equally important। किसी के ओके। साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, हाँ, राइट, डजंट मैटर कि वो अपनी लाइफ वहीं पे रोक देगा और उसकी लाइफ हमेशा वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के चलते ही चलती रहेगी, कि मेरी लाइफ में वो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा रोता रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल वो उस पर काम करना चाहता है, वो एक पायलट बनना चाहता है कि यार मैं पायलट बनूंगा, तो क्या वो पायलट नहीं बन सकता क्योंकि उसके साथ पास्ट में ट्रॉमा हुआ है? नहीं ना, हुँ, वो तो बन सकता हुँ, है। सो इट इज ऑल्सो द इंट्रिंसिक फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग यू टूवर्ड्स योर फ्यूचर एज वेल। सो योर एस्पिरेशंस, योर मोटिवेटर्स, ये सारी चीजें भी आपको आपके गोल्स, आपका सेल्फ की तरफ को अचीव करना, राइट, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने बोला कि बोथ आर इम्पॉर्टेंट, जस्ट योर चाइल्डहुड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंटायर लाइफ। सो वहाँ पे एक छोटा सा इनका, सबसे पहले तो इनकी क्लैशेस वहाँ पे हुई। दूसरा क्लैशेस वाज आल्सो अबाउट सेक्सुअल ड्राइव्स। तो उन्होंने फिर अगेन सेक्सुअल ड्राइव इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ना इन लाइफ,
हमें अर्ज होती है, दैट इज वन ऑफ द पार्ट्स विद इन आवर पर्सनैलिटी। डजंट मीन कि हमें 24 घंटे जो भी हो रहा है सिर्फ सेक्सुअल ड्राइव्स की वजह से हो रहा है, और भी तो चीजें हो सकती है ना। सो दैट इज जहाँ पे इन्होंने इनके कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे और इनकी अपनी एक समझ थी जिसको वो आगे लेके गए। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार कि जब आपको आप मान लो किसी को बताओ कि ये देख तेरे ट्रेड्स शैडो है तेरी, ये देख ये डार्क साइड का एक हिस्सा है, तो इंसान वो मना करता है। हमारे जो सिगमंड फ्रॉइड भी कहता था ना कि अनकॉन्शियस से जब आप उसको मिलाने की कोशिश करो, बताओ कि देख तू क्या सोच रही थी अपने ड्रीम्स में, और ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन करके उनको बताते थे कि देख ये तू चाहती है कि तेरा बच्चा मर जाए, मान लो ऐसा कह रहे हैं उस लड़की औरत को, तो वो डिनाई करते थे कि नहीं नहीं ये नहीं सोच सकती मैं, ये नहीं मानती मैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? लाइक अनकॉन्शियस जो या फिर डार्क साइड होती है उससे मतलब उसको देखना क्यों नहीं चाहता? लाइक उसको डिनाई क्यों करते हैं लोग, हम लोग? ओके, पहली बात तो किसी को और को बताना ये चीज, ओके, तो मैं तो नहीं मानता ये चीज करनी भी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप किसी और को बता रहे हो कि आपकी ये डार्क साइड है, राइट। ये तो आप अगर किसी को बताओगे, मैं आपको बताऊंगी आपकी डार्क साइड है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस, अपने बायसेस, अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ ना, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। जो सबसे अच्छा इंसान है जो आपको आपके बारे में बता सकता है वो आप ही हो। तो पहली चीज तो मैं ये चीज नहीं मानता हूँ कि हमें खुद से बताना चाहिए एज अ सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट या गलत थे? काउंसलर। मतलब मैं तो नहीं अग्री करता, मैं ये नहीं, उनका अपना परसेप्शन था, मेरा परसेप्शन अलग है। मैं नहीं मानता कि मैं किसी और को बता सकता हूँ कि तुम क्या सोचते हो, राइट। फ्री एसोसिएशन उन्होंने दिया जिसमें सब सामने वाला कुछ भी बोल सकता था, राइट, विच इज वेरी गुड, कुछ भी बोलो, राइट। पर उस बोलने से मैं आपको क्वेश्चंस करके आपको उस स्टेज पे पहुंचा सकता हूँ जहां पे आप अवेयर हो जाओ अपने बारे में। यू स्टार्ट आंसरिंग योर ओन क्वेश्चंस, बिकॉज इफ आई आंसर योर क्वेश्चंस और अबाउट यू, मेरा इंटरेक्शन आपसे 1 घंटे में हुआ है, आप पिछले 28 सालों से इस दुनिया में हो, मैं 1 घंटे में बता पाऊंगा कि आप 28 साल से क्या चल रहा है, क्या दिमाग में आप ऐसा सोच रहे हो, आप ऐसी, ये तो मैं नहीं बता सकता। दूसरा सवाल जो आप बोल रहे हो कि हम अपनी शैडो से मीट करना क्यों नहीं, मतलब व्हाई डू वी स्टार्ट डिनाइंग दोस थिंग्स, बिकॉज हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना कुछ चीजों से। आप सोचो, जो आपने आज तक कभी फेस ही ना किया हो, ठीक है, अब आपकी सब तारीफ करेंगे, आप बहुत अच्छे पॉडकास्टर हो, मैं बोलूंगी नहीं, क्या पॉडकास्ट बनाता है यार तू, कुछ नहीं, बेकार है। मतलब ऐसा बोल नहीं रहा हूँ मैं, आई मतलब एग्री। लेकिन है ना। तो आप सोचो, फिर आपको अजीब लगेगा, यार आज तक तो 1000 लोगों ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, तू पॉडकास्ट इसलिए बनाता है क्योंकि तू ऐसा चाहता है ना। और नहीं यार, मैं ऐसा चाहता ही नहीं हूँ, मतलब आप समझ रहे हो। तो डिनायल एक सबसे बड़ा फैक्टर है, इज द डिस्कम्फर्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द फीलिंग ऑफ दोज इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गॉट राइट नाउ, है ना। वो भले वो सच हो, भले वो झूठ हो, पर वो एक डिस्कम्फर्ट लेके आ रहे हैं, राइट। और अगर वो सच भी हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए तो मतलब आपने उनको सप्रेस किया हुआ था ना, इसलिए तो वो डार्क आपकी शैडो में थे ना, वो आपने सप्रेस किया हुआ था। अब वो अचानक से आपको कोई बाहर लेके आए, सो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल फील होगा। वहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं बहुत सारे अनकॉन्शियसली। हम हमारा माइंड, देखिए हमारे माइंड का एक बहुत ही बड़ा पर्पस है ऑल्सो टू सेव अस, है ना, कि हमें एक थ्रेट से बचाना, हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन से बचाना जहाँ पे हमें एंजाइटी फील हो सकती है, हमें अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। क्योंकि हम तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड वी आर स्ट्राइविंग फॉर प्लेजर एंड अवॉइडिंग द पेन, ओके। तो वो पेन अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर सकते हैं कि भाई मैं उस सिचुएशन में जाऊंगा ही नहीं जहां पे मेरे को ये चीज फेस करनी पड़े, डिनायल, ठीक है। फिर प्रोजेक्शन, मैं अपनी फीलिंग किसी और के हिसाब से बता रहा हूँ, वो मुझे उससे प्रॉब्लम हो रही है, मैं पता है मुझसे बहुत जलती है मुझसे वो और मैं नहीं, हमेशा मेरे साथ हमेशा ऐसा करती है, मेरा मैनेजर ना मुझे कभी अच्छा नहीं मानता क्योंकि उसे पता है कि मैं उससे अच्छा हूँ, सो आई एम प्रोजेक्टिंग, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट, मैं मुझे डांट पड़ी यहाँ से अपने बॉस से और मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैंने अपनी अपनी बेटी को जाके मैं मारने लग गया, अपने कुत्ते को लात मार दी, राइट। उन चीजों पे, या फिर मैं मैनेजर हूँ, मेरे बॉस ने मुझे डांटा, मैंने अपने कॉलीग को डांट दिया, अपने टीम मेंबर को डांट दिया, तो अपने से लेस थ्रेटनिंग इंसान को मैं अपनी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो ये सारी जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं,
ये हमें एंजाइटी से, ऐसी सिचुएशन से बचाने की कोशिश करते हैं। तो आपका आंसर ये है कि हम एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब हम शैडो को या फिर अपनी वो सारी साइड को एम्ब्रेस करते हैं, सो इट टेक्स टाइम। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब अगेन मैं तमाशा मूवी की अगर बात करूँ, तो ऐसा नहीं हुआ, वो मूवी में उन्होंने दिखा दिया कि आज उसको वो मिली, 2 दिन बाद उसके साथ ऐसा हुआ और 3 दिन बाद, तो इट्स अ प्रोसेस। आप सोचो वो कितना अनकंफर्टेबल होना उसने स्टार्ट किया, उसका कैसे बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ, उसने कैसे वो दीपिका पादुकोण पे एक दिन बहुत चिल्लाया और फिर वो खुद ही सॉरी सॉरी बोल रहा था, फिर वो कितना वियर्ड सा एक्ट करने लगा। तो इट्स अ प्रोसेस। और फिर हमने जो फाइनल सीन देखा जहाँ पे वो स्टोरी टेलिंग कर रहा था, है ना, दैट्स अ प्रोसेस दैट अ पर्सन गोज थ्रू। अब उसने क्या पता बीच में क्या हुआ हो, काउंसलिंग ली हो, अपने साथ बैठा हो, पोएट्री लिखी हो, चीज़ों को समझा हो। So at the beginning stage, it becomes very uncomfortable. That's why we try and avoid it and not accept the facts. तो जो थेरेपिस्ट होते हैं या काउंसलर होते हैं, उनका काम मोस्टली ये होता है कि यार ये भी दिखाना कि आप कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते आ रहे हो, अभी तक डिनाई कर रहे हो इन चीज़ों को, और आप अपने ही इमोशन से भाग रहे हो। क्योंकि ट्रुथ जो होता है, जो रियलिटी होती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, हमारा माइंड डिस्टॉर्ट कर देता है और फिर हम उस डिस्टॉर्टेड रियलिटी को ही सच मान लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। तो एक बिल्कुल। बार ना थोड़ा-सा आप इसके बारे में बताओ लोगों को कि आप किस तरीके की टेक्निक्स यूज़ करते हो? लाइक जैसे सीबीटी वगैरह हम सुनते हैं, बीटी वगैरह होती है, ये क्या होते हैं? ओके, सो बहुत सारे जैसे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी साइक थ्योरीज़ दी हैं, वैसे ही बहुत सारी थेरेपीज़ भी हैं, ओके? तो जो सबसे फेमस, जो सबको ऑलमोस्ट सबको नाम पता है, वो है सीबीटी, व्हिच इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है? कॉग्निटिव से अपन समझते हैं कि माइंड, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, वहाँ वो वाला पार्ट। हुँ, बिहेवियर जैसा हम उन थॉट्स के बाद हम एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो बिहेवियर हो गया। अब ये दोनों अगर सिंक में नहीं हैं, तो हुँ, ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? तो उस चीज़ को जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और हमारे बिहेवियर पे काम करने की थेरेपी को हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, राइट? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी मैं अपने पापा को देखता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ और मैं जाके मैं जाके अंदर वाले कमरे में जाके रोने लगता हूँ, मुझे पैनिक अटैक आने लगता है, ठीक है? सो प्रॉब्लम 2 चीज़ों में हो सकती है ना, फिर हमें समझना पड़ेगा कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हुआ था? तो अगेन गोइंग इन द पास्ट, ओके? बट आल्सो अबाउट द थॉट्स, तो हम थॉट्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक ओके। है? इन्होंने प्रिंसिपल दिया ए, बी, सी। ए इज़ द एक्टिवेटिंग इवेंट, जो कि हो रहा है, मतलब इस इवेंट में मुझे ऐसा हो रहा है। हुँ, बिहे देन बी इज़ द बिलीफ सिस्टम, जो कि हमारे थॉट्स हैं, उस सिचुएशन के बारे में आपका थॉट क्या है? एंड लास्ट इज़ द कॉन्सिक्वेंस, आप उसमें एक्ट कैसे कर रहे हो? तो आप मुझे ओके। बताओ, मतलब बिलीफ हमारे जो दिमाग में स्टोरी बन रही होती है, तो अगर आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते और कॉन्सिक्वेंस को चेंज करना चाहते हो, तो किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा? हुँ, अपने बिलीफ सिस्टम पे। अपने बिलीफ सिस्टम पे। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे पहले इस चीज़ पे काम करती है, आपके थॉट्स पे। थॉट रिस्ट्रक्चरिंग एक टेक्नीक होती है, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये एक सीबीटी का जो मेन मोटिव है, वो आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करना होता है। आपके बिलीफ सिस्टम को सबसे पहले अवेयर कराना। अगर वो आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट बिलीफ और द राइट थॉट अबाउट दिस इवेंट, तो उस चीज़ को चैलेंज करना। उसमें सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग आती है, जब आप जिस तरीके से सवाल पूछते हो, राइट? जब आपने बीटी बोला, बिहेवियर थेरेपी, दिस इज़, अब इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन दैट कैन बी डन, बट मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सीबीटी में क्या होता है। अब बीटी क्या होती है, बिहेवियर थेरेपी। अब उसमें क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग। उसमें थॉट से, इमोशन से कोई मतलब नहीं है, सीधा हुँ, इवेंट, कॉन्सिक्वेंस, ओके? अब हुँ, इन्होंने क्या बोला कि हम सीधा बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? ओके, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से। एक एक ओके। टेक्निक ये है। अब है ना, किसी का बिहेवियर कम करना है। कोई इंसान लेट आया, अब आपने स्कूल गए, आप लेट हो गए या लंबे-लंबे बाल लेके गए, नाखून नहीं काटे, क्या होता था? सीधा पनिशमेंट, हाथ लेके खड़े हो हुँ, जाओ। अगले दिन सब काट के आ रहे हैं, हुँ, राइट? दैट इज़ पनिशमेंट। अच्छे नंबर लाओगे तो साइकिल मिलेगी। सब पढ़ने बैठे हुए हैं, साइकिल मिलेगी, साइकिल मिलेगी, साइकिल मिलेगी, राइट? अच्छे नंबर आ गए, साइकिल मिल गई, रिवॉर्ड्स। अब ऐसे ही ये रीइंफोर्स, किसी भी बिहेवियर को ऊपर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, ठीक है? किसी भी बिहेवियर को
डिक्रीज़ करना है तो हम पनिशमेंट की बात करते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ ओके। पे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात आती है। ये स्टूडेंट्स पे, ये ब चाइल्ड काउंसलिंग में बहुत यूज़फुल होता है थेरेपी में। इनफैक्ट जब आप स्कूल काउंसलिंग करते हो और किस बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बातें होती हैं, सो दीज़ टेक्निक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग वाला वो लॉ ऑफ एसोसिएशन में चल रहा है ना? तब वहाँ पे भी हम ये चीज़ें करते हैं। अब आपको पता होगा इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने एक डॉग को, जब वो खाना देते थे, डॉग को खाना हुँ, देते तो वो सैलिवेट करता था, उसको सलाइवा आता था। अब इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई और हुँ, फिर खाना दिया। फिर इन्होंने तो देखा कि ओके, फिर सैलिवेट किया, घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया। कुछ दिन बाद क्या हुँ, हुआ, खाना नहीं दिया, सिर्फ़ घंटी बजाई, फिर भी वो सैलिवेट कर रहा था, क्योंकि उसने एसोसिएट कर लिया उस चीज़ को। तो ये सारी हुँ, टेक्निक्स बिहेवियर और भी बहुत सारी मॉडलिंग होती है बिहेवियर थेरेपी में। जैसा मैं कर रहा हूँ, ऐसा करो, ठीक है? ओके। मैं कहा हाथ उठाओ तो सब हाथ हुँ, उठाएँगे, हाथ हुँ, नीचे करो, ब्रीथिंग करो, तो सब मतलब दे आर ट्राइंग टू मॉडल यू। तो ये पेरेंटिंग में, चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। बट सिर्फ़ यहाँ तक चीज़ें नहीं है, और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। हिप्नोथेरेपी है, व्हिच टैप्स योर अनकॉन्शियस माइंड। आपको एक ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं, वेयर यू आर मोर एक्सेप्टेड। आप अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा, लॉजिकल माइंड आपका कम काम करता है, योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स गेटिंग एक्टिवेटेड, ठीक है? आप उसमें कुछ सजेशंस देते हो, माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, ये भी एक चीज़ है, राइट? फिर उसके बाद हमारा जेस्टॉल्ट थेरेपी आती है, व्हिच इज़ व्हिच इज़ आल्सो टॉकिंग अबाउट द होल। ओके। होल मतलब आप जैसे वो पूरे सेल्फ की बात कर रहे हैं, वैसे हाँ, हाँ, हाँ। जेस्टॉल्ट में फ्रिट्ज पर्ल जेस्टॉल्ट थेरेपी जिन्होंने दी, वो भी पूरे होल की बात कर रहे हैं। सो इट टेक्स कि आपको डर लग रहा है, तो डर लगना इज़ अ पार्ट ऑफ यू, नॉट द हुँ, एंटायर यू। एक पार्ट को डर लग रहा है, राइट? तो उसमें एक एम्प्टी चेयर टेक्निक होती है, वेरी गुड टेक्निक, जिसमें आप उस पार्ट से भी बात कर सकते हो। मतलब यू जस्ट विजुअलाइज़ कि अ पार्ट व्हिच इज़ वेरी फियरफुल, ओके? आप उससे एक वन टू वन कन्वर्सेशन भी कर सकते हो थेरेपिस्ट के होते हुए, राइट? तो ऐसी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट और एज़ अ काउंसलर आई प्रमोट एक्लेक्टिक अप्रोच। एक्लेक्टिक अप्रोच इज़ ओके, कंबाइनिंग ऑल द अप्रोचेस एंड यूजिंग ओके। इट एज़ पर द क्लाइंट। अच्छा। अब अब नॉट एवरी टाइम सीबीटी विल वर्क, हुँ, राइट? सीबीटी में हम आपको जर्नलिंग करा सकते हैं, थॉट रिस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप childhood trauma, and there are a lot of things which are very repressed and suppressed at the same time, तो उनको रिलीज कराना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो उस टाइम पे हिप्नोथेरेपी की कोई एक टेक्निक उठाई एंड आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया। सो एक्लेक्टिक अप्रोच इज द कॉम्बिनेशन एंड यूजिंग इट एज पर द क्लाइंट, जो कि हुँ, क्लाइंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो हम हुँ, वो उसी टाइम उस प्रोसेस में आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ देयर आर वेरियस, अब आजकल बहुत सारी थेरेपीज़, नई थेरेपीज़ भी आ गई हैं। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज़, सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी, आरईबीटी, सीबीटी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, हिप्नोथेरेपी, जेस्टॉल्ट थेरेपी, साइकोएनालिसिस की का भी दे आल्सो हैव दिस थेरेपी, फ्री एसोसिएशन। इनफैक्ट साइकोएनालिसिस इज टॉकिंग अबाउट अनकॉन्शियस माइंड, राइट? हुँ, हिप्नोथेरेपी इज टॉकिंग अबाउट अनकॉन्शियस माइंड। दोनों को करने का अलग-अलग तरीका है। जेस्टॉल्ट also is talking about the whole. कार्ल यूंग is also talking about the entire self. तो बहुत सारी चीज़ें हुँ। इंटर रिलेटेड हैं। आई थिंक यार काफ़ी अच्छा रहा पॉडकास्ट। अ, जी, कार्ल यूंग के बारे में मैं कब से पॉडकास्ट करना चाहता था और उसके लिए आपने हाँ की, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। कार्ल थैंक यूंग यू, हो आई गया होप। या फिर डिफेंस मैकेनिज़्म, एनिमे-एनिमस वाला पार्ट जो हम बात कर रहे थे और जहाँ आपने मुझे मजबूर कर दिया सोचने के लिए, वहाँ मुझे लगा कि यार वॉव! ये भी क्योंकि मैं ना ये फ़ील नहीं कर पाता मेरा गेस्ट कैसे सोचते हैं जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ। और जब गेस्ट मुझसे पलट के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, जहाँ मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, तो मुझे लगता है वाओ यार! ये मज़ा आता है गेस्ट को लगता है जब वो उनसे सवाल पूछता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा खुद के अंदर झाँकना, थैंक यू सो मच। और आखिर में कुछ कहना चाहोगे? पहली बात तो थैंक यू एंड आई होप मैं आंसर दे पाया आपके क्वेश्चंस के एंड आप समझ पाए। दूसरी बात, वेरी मच थैंक यू अगेन कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड यू फेल्ट लाइक कि आई एम कैपेबल ऑफ कमिंग टू योर पॉडकास्ट एंड आंसर योर क्वेश्चंस। इट वाज़ अ ग्रेट, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे नहीं लगा कि आप हम एज़ सच कोई, मतलब आप ना, मतलब कोई, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, दे स्टार्ट ट्राइंग टू टेस्ट द नॉलेज, तो हम में बहुत एक फ्री कन्वर्सेशन हुआ
एंड मुझे मज़ा आया। फॉर द ऑडियंस आई जस्ट वांट टू से कि यू आर डूइंग अमेजिंग। आप ऐसे ही नए-नए एपिसोड्स लाते रहो, नई-नई नॉलेज लोगों को देते रहो। एंड एवरीवन प्लीज़ स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, किसी भी थ्योरी को एज़ इट इज़ मत समझो, एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट मत करो, उससे सवाल पूछो और थ्योरीज़ पढ़ो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ एंड अपने आप से रिलेट करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर मेंटल हेल्थ, ऑल्सो डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग फॉर हेल्प। सो येस, दैट्स माय 2-3 लाइन्स फॉर यू, फॉर एवरीवन। ओके, थैंक यू आने थैंक के यू सो लिए, इतना मच। वक़्त निकालने के लिए 1 घंटा, क्योंकि साइकोलॉजी हुँ। जल्दी आते नहीं है। बहुत बिज़ी रहते हैं, थेरेपी देते रहते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो डन। फिर ओके, ध्यान रखो अपना, थैंक यू। बाय, बाय-बाय। बाय।